हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी थी, नेशनलिज्म का मतलब क्या है और फ्रांस में नेशनलिज्म क्यों डेवलप हुआ। इस पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के बाकी हिस्सों में नेशनलिज्म कैसे फैला। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में ये चूँकि इस चैप्टर में ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें भी बीच बीच में डिस्कस होगी, तो पूरा वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। अब फ्रांस की कहानी हो गई, बाकी कंट्रीज़ में क्या सीन था। तो बेसिकली जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सब आज जिस रूप में देखते हैं ये उस तरह से कभी नहीं थे। ये दरअसल बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे। इवन कि जर्मनी का ही की बारे में बताएं तो जर्मनी लगभग 200 हिस्सों में डिवाइडेड था। अब सोच सकते हो जर्मनी वैसे ही एक छोटी सी कंट्री रही है और वो भी जो है 200 पार्ट में डिवाइडेड था। इसके बाद जो इन इलाकों पर जो रूल कर रहे थे तो बेसिकली ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थे, मतलब ऐसे राजा जो कि जो है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, टोटली मनमानी शासन करते थे। और इनके पास जो लैंड था वो भी एक तरह का जो है नेशनल बाउंड्री वाले लैंड्स नहीं थे। इट मीन्स कि ऐसा नहीं था कि सारे जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो एक आदमी के कब्जे में रहे, सारे के सारे जो इटैलिक सारे के सारे जो पोलिश बोलने वाले वो एक राजा के कब्जे में हो, तो ऐसा नहीं था। अलग हर राजा के पास जो ज़मीनें थी वो बड़ी मिक्स टाइप की थी, जिसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग एम्पायर, वो अपने आप में एक पैचवर्क था जिसमें कई तरह की कम्युनिटी, कई तरह के लोग थे, जो कि अल्पाइन रीजन, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड और भी अलग अलग कंट्री, इटली और जो है जर्मनी समेत कई और कंट्री से मिल करके बना था। यहाँ पर कई छोटे छोटे जो है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन टॉपिक्स को हम टच नहीं कर रहे। बस मेन चीज़ हमको सिर्फ इतना समझना है कि उस दौर का यूरोप ऐसा है जिसमें हर राजा के पास कुछ ज़मीनें हैं, और उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके यहाँ जो कम्युनिटी है वो किस तरह की है। अलग अलग तरह की मिक्सअप कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और वो उन पर रूल कर रहे हैं। अब सोसाइटी पे आते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। जनरली सोसाइटी में तीन तरह के लोग थे। आप जो है इसके पहले जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन 9 में पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमन मैन। यहाँ पर क्या होता है, क्लर्जी और नोबेलिटी मिक्स हो जाते हैं और वो मिल करके एरिस्टोक्रेट्स बनते हैं। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? बेसिकली हाई क्लास पीपल थे। चाहे आप यूरोप के किसी कोने में चले जाइए उस दौर में, तो हर जगह जो है वो सोसाइटी का सबसे रिच तबका था और जो है बड़ी लग्जरियस लाइफ जीता था, और जिनके पास बड़े बड़े आलीशान घर थे, टॉप लेवल पोस्ट थी, और जो है काफ़ी लाइफ को एंजॉय करते थे, और संख्या में इनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है। एडिशनली ये जितने भी लोग थे इनके आपसी फैमिली रिलेशन थे, और मोस्ट ऑफ लोग जो है फ्रेंच ही बोलते थे, क्योंकि यूरोप में फ्रेंच जो है सबसे एलिट लैंग्वेज मानी जाती थी। तो जो दुनिया पूरे यूरोप भर के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी खास बात क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, संख्या में बहुत कम है और बहुत रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी है। ठीक है। तो ये पहली कम्युनिटी हो गई, और चूँकि आपस में शादीशुदा लोग थे, सबकी आपस में शादियाँ होती थी, तो एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। ठीक है। दूसरी ओर जो सबसे कॉमन क्लास था बेसिकली वो पीजेंट थे, और जो है ये जो है इन्हीं एरिस्टोक्रेट्स के ज़मीनों पर खेती करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी और बहुत गरीब तरीके से ज़िंदगी जीते थे। इसी बीच जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे जो है एक नया क्लास उभरता है, मिडिल क्लास। हो क्या रहा था, ये लोग जो है इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, अफ्रीका पे कब्जा किया हुआ है, अमेरिका पे कब्जा किया हुआ है, इससे इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जब बिज़नेस और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो नई नई पोस्ट क्रिएट हो रही है, मतलब अकाउंटेंट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, लॉयर चाहिए। तो अब जो है एक नया क्लास पैदा हो रहा है जो ना तो रिच है ना बेहद गरीब है। इनके हाथ में बहुत सारा पैसा है, लेकिन एक ही समस्या है कि सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो कहते थे कि तुम लोग तो लोअर कास्ट लोग हो, खाली न पैसा आ जाने से क्या होता है। तो वो इनको कोई भी जो है बेनिफिट्स देने को तैयार नहीं थे। ये मानते थे इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो इनके रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और इसीलिए ये जो मिडिल क्लास था ये बड़ा बेचैन था, और ये चाहता था कि अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास चीज़ें हैं, हर चीज़ खरीदने की ताकत है, तो हमें भी सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से तीन क्लास होता है, एरिस्टोक्रेट, मिडिल और जो है लोअर क्लास।
एरिस्टोक्रेट्स पुराना सिस्टम था और मिडिल क्लास वालों को ही जो है स्पेशली इस लिबरलिज्म नेशनलिज्म की ज़रूरत थी। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? लिबरलिज्म क्या है? तो बेसिकली लिबरलिज्म वर्ड जो है लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो बेसिकली ये लिबर्टी वर्ड भी यहीं से आ रहा है। तो बेसिकली इनका मेन एम था कि हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली मिडिल क्लास की ही आइडियोलॉजी थी। तो अब इनको फ्रीडम क्यों चाहिए? था क्या कि पैसा तो आ गया, लेकिन ये जो जमींदारों से बंधे थे, कहीं भी कोई फैक्ट्री लगानी है जमींदार के लैंडलॉर्ड के पास जाओ परमिशन लेने के लिए, आपको सामान बेचना है लैंडलॉर्ड के पास जाओ परमिशन के लिए, पता चला कि दूसरे के यहाँ बिज़नेस करने जा रहे हैं तो वो मना कर रहा है। तो इनका कहना ये था कि साहब अगर हमारे पास पैसा है तो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए कि अपने हिसाब से बिज़नेस करें। अच्छा, यूरोप में एक और प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे धर्म को लेकर के भी काफ़ी झगड़े थे तो सारे क्रिश्चियन, बट कहीं कैथोलिक्स हैं, कहीं प्रोटेस्टेंट हैं, प्रोटेस्टेंट के भी कई सारे ब्रांचेज हैं, तो सब एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। फिर उस लैंडलॉर्ड के यहाँ से कोई बिजनेसमैन आ रहा है तो ये उसकी शक्ल इसको पसंद नहीं, तो ये उससे झगड़ा कर रहा था, जो राजा लोग थे वो परेशान कर रहे थे। तो इसी कारण ये लोग चाहते थे कि हमको बेसिकली फ्रीडम चाहिए कि हमारे बिज़नेस पर किसी का रिस्ट्रिक्शन ना हो और हम इंडिपेंडेंट रूप से हम अपना काम कर सकें। इक्वालिटी की बात होती है, बट इक्वालिटी इनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली फ्रीडम इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिबरल आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे और उन्होंने जो प्रिविलेज थे, जो एरिस्टोक्रेसी को बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिलते थे कि टॉप लेवल पोस्ट आपको मिलेगी, आपको बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स मिलेगी, तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें सही नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम पैसा दे करके जो है लैंड लॉर्डशिप ख़रीदना चाहते हैं। और वो लोग कहते हैं नहीं, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलिट क्लास को बिलोंग नहीं करते। तो इस तरह से जो लिबरल्स हैं वो जो है अपने लिए फ्रीडम चाहते हैं कि हमारे ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए वो कम किए जाएं। अगेन ये जो लोग थे वो यूनिवर्सल सफ्रेज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। ये लोग कहते थे वोटिंग राइट होनी चाहिए। पहले क्या था कि जब राजा कोई भी डिसीजन लेता था तो वो इन एरिस्टोक्रेट से पूछ करके लेता था। तो इनका कहना ये था कि क्योंकि हम भी पैसे वाले हैं और आपके जो डिसीजन है उसमें हमारी भी राय ली जानी चाहिए, मीन्स हमको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो वोटिंग राइट है ये सिर्फ जो रिच है, जिनके हाथ में पैसा है, चूँकि एरिस्टोक्रेट्स के पास ही पैसा है और इनके पास ही पैसा है, कहा ये उनको मिलना चाहिए। कॉमन लोग और वो वर्कर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, विमेंस को नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो है एक बड़ा भेदभाव वाली सोच थी कि हमको तो दो लेकिन बाकी लोग को मत दो। एक छोटे से पीरियड के टाइम, ये सब 9th की बात है, जब जैकोबिन्स रूल करते हैं, उस टाइम जो है सभी मेल्स को दिया गया था, बट नेपोलियन के आने के बाद जो है फिर से जो है विमेंस और जो है जो स्लेव्स थे उन सबकी वोटिंग राइट कट कर दिए गए और सिर्फ रिच लोगों को ही जो है वोटिंग राइट दिया गया। तो ये जो कि इनकी डिमांड थी। खैर ये तो हुआ पॉलिटिकल फील्ड में कि इनका कहना ये था, जो लिबरल्स हैं वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड में जो भी रिच है उनको वोटिंग राइट दिए जाए, डिसीजन मेकिंग पावर दिए जाए, पोस्ट दिए जाए। इकोनॉमिक फील्ड में ये कह रहे थे कि मार्केट को ओपन किया जाए, कि जो भी दुनिया भर के मार्केट हैं कोई भी कंट्री उस पर टैक्स न लगाए और हमको खुल करके बिजनेस करने दिया जाए। दूसरी चीज़ जो अलग अलग कंट्री जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि यहाँ से माल वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से माल यहाँ नहीं आएगा, उस कंट्री का माल हमको नहीं चाहिए, हम तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल देता है कि जो भी जर्मन स्पीकिंग एरिया थे, जैसा कि आपको बताया था कि उस दौर में जो है जर्मनी नाम की कोई कंट्री नहीं थी, 200 छोटे छोटे जो है शहर जैसे जो है राज्य थे। नेपोलियन ने क्या किया था, इन सारे इलाकों को जो मिक्स करके उनको 39 पार्ट में डिवाइड किया था और उसका एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था। ठीक है, पहले 200 थे तो जर्मनी ने उन सबको जो है सबसे रीऑर्गेनाइज किया और 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया। इसके बाद हर कॉन्फेडरेशन को एक अपनी करेंसी दिया, वेट दिया, मेजर्स दिया। तो ये उसने जो है नेपोलियन के टाइम तक हो चुका था। लेकिन इसमें भी समस्या थी। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन जो 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाता है, तो ये लगभग 610 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस 610 किलोमीटर की जर्नी में उसको 11 जगह जो है कस्टम टैक्स देने थे, मतलब 11 जगहों पर टैक्स देना था। मतलब 11 जगह जो है रास्ते रोके जाते थे जहाँ पर उसको टैक्स देना है, और ये टैक्स जो है एवरेज पे लगभग 5% का था। इट मीन्स कि 11 × 5 मतलब 55%, मतलब 100 रुपये का माल है उससे 55 रुपीज़ तो उसको टैक्स ही भर दे रहे थे। तो आदमी धंधा कहाँ से करेगा। इसके बाद जो टैक्स होते थे वो जो है चीज़ों के वेट के हिसाब से थे। ठीक है, कि सामान किस तरह का, और दिक्कत क्या थी, वेट में भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था।
फॉर एग्जांपल कपने कोई भी क्लॉथ नापने के लिए जो मीटर होता है, आज के दौर में मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, उस दौर में एलए यूज़ करते थे। अब एलए की जो लेंथ थी वो भी फिक्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रैंकफर्ट में हैं तो 54.7 cm, मेंज में हैं तो 55.1 cm और न्यूरमबर्ग में हो है तो 65.6 सेंटीमीटर। तो आप सोच के देखिए, आप एक फिक्स साइज का कपड़ा लेके चल रहे हो कि यहाँ से जो है हम 10 एलए कपड़ा लेके जा रहे हैं, तो फ्रैंकफर्ट में वो 10 एलए जो है 10.25 एलए होगा, न्यूरमबर्ग में वो 8 एलए होगा। तो इस तरह से धंधा करने में भी जो है कई पंगा था और इसके कारण जो है लोग बिज़नेस करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो अब ये जो बिजनेसमैन हैं इनको लगता था कि यार ये क्या वाहियातपना है, पूरे देश को आप स्टैंडर्डाइज़ कीजिए और एक जैसा कानून बनाइए कि हम एक समान जो है सिस्टम बनाइए ताकि हम आराम से यहाँ से वहाँ बिज़नेस कर सकें और हमारे बिज़नेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। ठीक है, तो 1834 में याद रखिए, पॉलिटिकल फील्ड में इनका कहना था रिच लोगों को वोटिंग राइट मिले और इकोनॉमिक फील्ड में ट्रेड पर कोई भी बैरियर ना हो। 1834 में इन लोगों ने क्या किया, एक जुलवारीन बनाया, एक कस्टम यूनियन बनाया। इसमें था क्या, जो प्रशिया ने इनिशिएट लिया था और बाकी जो है जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन कर लिया। जर्मनी के भीतर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है प्रशिया और जो है बाकी सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो प्रशिया के इनिशिएटिव पे बाकी लोग एग्री हो गए। इसमें ये कहा कि पूरे देश भर में जो बाकी जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन सबको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, कहा कि एक सिंगल टैक्स दीजिए और पूरे देश भर में कहीं भी माल भेजिए, आपको जो है कहीं और कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरी चीज़ 30 टाइप की करेंसी थी, उस करेंसी को घटा करके सिर्फ 2 करेंसी की गई। ये चीज़ जुलवारीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलवारीन क्या है। तो ये एक कस्टम यूनियन है, किसने स्टार्ट किया, प्रशिया ने, बाकी पूरे जर्मनी के लिए। क्या क्या स्टेप्स थे, तो ट्रेड टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए, करेंसी सिर्फ 2 रह गई, पूरे देश भर में जो है रेलवे का ट्रैक्स बिछा दिया गया और जो है इससे क्या हुआ, जो बिज़नेस बड़ा ईजी हो गया, लोग इजीली मूव करने लगे। अब आप सोच के देखो, इंडिया में जीएसटी जो लॉन्च हुआ था कि पूरे देश में एक समान टैक्स लगे, ये लॉन्च हुआ 2017 में और इन्होंने कब लॉन्च किया, 1834 में। अब सोच के देखो कि हमें जो है लगभग जो है कितने साल लग गए, लगभग जो है 200 साल लग गए, 180 साल के आसपास, और ये लोग 180 साल पहले जो है इस तरह का सिस्टम लॉन्च कर चुके थे। तो आप इन्होंने जो है इस तरह का सिस्टम लॉन्च किया। इससे क्या हुआ कि लोगों का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो है बिज़नेस काफ़ी ईजी हो गया। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 क्यों इम्पॉर्टेंट है, 1815 में ही नेपोलियन को वाटरलू में हराया गया। ठीक है, वाटरलू का फेमस वार है जहाँ पर जो है नेपोलियन को हराया गया था। तो हराने के बाद जो है जो यूरोप के जो 4 बड़े राजा थे, ब्रिटेन, फिर जो है रशिया और प्रशिया। ठीक है, ब्रिटेन, ये 4 राष्ट्र हो गए, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन और प्रशिया। ठीक है, ये 4 राजा आपस में मिलते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि नेपोलियन ने जिस तरह से पूरी यूरोप को हिला के रख दिया था, तो हम एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाएंगे जो ये इंश्योर करेगा कि सारी पुरानी सिस्टम को कंजर्व किया जाए। कंजर्वेटिव्स मानते थे कि जो भी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि मोनार्ची, चर्च, सोशल सिस्टम, सोशल जो डिफ्रेंशिएशन है, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये पुराना सिस्टम बेस्ट है और इसमें कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। मीन्स नो लिबर्टी, नो इक्वालिटी, नो फ्रैटर्निटी, जो भी पहले से चला आ रहा है वो सारा कुछ अच्छा है और उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो हम उसको सारे लोग मिल करके प्रोटेस्ट करेंगे। मीन्स अगर किसी राज्य में लिबरल लोग अपना सर उठाते हैं, विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, तो सारे राजा लोग मिल करके उसको दबा देंगे। तो 1815 में ऐसे ही जो है 4 यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिल करके एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग को लीड किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, चांसलर बोलते हैं, ड्यूक मैटरनिक, उसने लीड किया था, इसीलिए इसको मैटरनिक सिस्टम भी बोलते हैं। और इन लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसमें ये कहा गया कि अगर यूरोप में कहीं भी जो है कोई भी नई पावर्स जो है, मतलब कोई ऐसा विद्रोह करने की कोशिश करता है, तो सारे लोग मिलजुल करके इसको दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी पुराना सिस्टम को रीस्टैब्लिश किया, जैसे फ्रांस में लगातार रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उसको हटा करके जो पुराना जो लुई फैमिली के जो राजा थे, आपको याद होगा 1789 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो है लुई फैमिली को हटा करके रिपब्लिक बना दिया गया। तो फिर से उसी बूर्बो डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश किया गया, उनको सारी पावर दे दी गई।
इसके बाद फ्रांस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि वहाँ पर फिर से जो है कोई रिवोल्ट होने की संभावना ना रहे। इसी तरह से नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया और जो है जेनेवा को जो है पीटमॉन्ट को दे दिया गया। मतलब ऐसे ऊट पटांग कॉम्बिनेशन बना दिए गए कि कहीं भी जो है नेशनल थॉट डेवलप ना हो पाए। प्रशिया को जो है उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर कुछ लैंड दिया गया। ऑस्ट्रिया को इटली दे दिया गया। इटली अलग लैंग्वेज अलग कल्चर वाला है, उसको ऑस्ट्रिया को पकड़ा दिया गया। लेकिन एक काम किया कि जो जर्मनी का कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट में, उसको इन लोगों ने नहीं छेड़ा। ठीक है। इसी तरह से रशिया को पोलैंड दे दिया गया। कोई मतलब नहीं था, पोलैंड एक अलग कंट्री था, लेकिन फिर भी उसको पोलैंड दे दिया गया। प्रशिया को सैक्सनी दे दिया गया। तो ऐसे ही जो है इन्होंने क्या किया, अलग अलग राजाओं को जो भी एरिया नेपोलियन ने जीते थे वो सारी ज़मीनें जो है अलग अलग राजाओं को दे दी, बिना यह सोचे कि किसको किसके साथ रहना ज़्यादा सही है। ठीक है। जैसे पोलैंड था, उसके 3 हिस्से हो गए, कुछ प्रशिया ने रखा, कुछ रशिया ने रखा, कुछ जो है उसके साथ प्रशिया, रशिया और एक ऑस्ट्रिया ने रखा। सीधी सी बात है, पोलैंड एक कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंट करना था, बट इन्होंने क्या किया, 3 हिस्से में बांट दिया। तो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें की सिर्फ इसलिए कि कहीं भी नेशनलिस्ट थॉट डेवलप ना हो। इसीलिए इसको कंजर्वेटिज़म कहते हैं, क्योंकि यह जो है पुराने सिस्टम को कंजर्व करना चाहता है। कंजर्वेटिव्स बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, तानाशाही थे। जहाँ कहीं भी विरोध हुआ उन सबको बहुत बुरी तरह क्रश किया और कि ये इंश्योर किया कि कहीं भी जो है हर जगह सेंसरशिप हो। पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में, लाइब्रेरीज़ में, कहीं भी फ्रीडम उन्होंने नहीं छोड़ी। यहाँ पर जो है एक मीटिंग का जो है रूप दिखा रहा है कि लोग जो है डेवलपमेंट प्लान के लिए डिस्कस कर रहे हैं और सबके मुंह पर जो है कपड़े बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोलना अलाउड ही नहीं है। आज की मीटिंग में जैसे यहाँ पर इसका जो थीम है कि हम लोग जो है, हम लोगों को कितना जो है सोचना अलाउड है, तो उसके लिए कहा कि इस पूरी मीटिंग का रूल है कि हमको साइलेंस बनाए रखना है। ठीक है। और जो है तो कुल मिलाकर के देखो, कहानी ये है कि कभी भी जो है आपकी स्पीच ऐसी नहीं होगी जिससे कि जो सोसाइटी डिस्टर्ब हो। तो इस पूरा सिस्टम जो था उसमें ये बात कही गई कि किसी भी हाल में किसी भी रेवोल्यूशनरी एलिमेंट को या नेशनलिस्ट एलिमेंट को या लिबरल एलिमेंट को ग्रो करने नहीं देना है। ये मैटरनिक सिस्टम है, ये ट्रीटी ऑफ वियना है। ठीक है। और यही कंजर्वेटिज़म का मेन कॉन्सेप्ट है, द रेवोल्यूशनरीज। अब सवाल ये है, ये तो हुआ राजाओं का, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या सोचते थे। सवाल ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे जो रेवोल्यूशन करने को रेडी थे वो क्या कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, सरकारों का प्रभाव बढ़ गया था, तो ये सारे के सारे सीक्रेट हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने चोरी छिपे अपना काम करना शुरू किया। ठीक है। उन्होंने अपने यूनियन बनाना शुरू किया और हर जगह जो चूँकि इनको डर था तो फिर चोरी छिपे ही अपना काम कर रहे थे। इसी टाइम में एक फेमस लीडर होते हैं गुस्टैव मैज़नी। ठीक है। जेनेवा में जन्म लेते हैं और इन्होंने जो है कार्बोनेरी की सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया। 24 ईयर्स में इन्होंने जो है इटली में विद्रोह करने की कोशिश की थी। इटली का स्टेट है लिंग्वारिया, उस समय इटली भी कई पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है। तो एक विद्रोह करने की कोशिश में पकड़े गए थे और देश से निकाल दिया गया था। बाद में जो है इन्होंने 2 और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यंग इटली जिसका उद्देश्य था इटली को यूनाइटेड करना, और यंग यूरोप। इसमें क्या था, जितने भी लिबरल माइंडसेट के लोग थे जो देश के लिए नेशनल गवर्नमेंट चाहते थे, उनको जो है एक साथ लेके लाना चाहते थे ताकि वो मिल करके जो है एक इंटरनेशनल स्ट्रगल खड़ा कर सकें, एक जो है ट्रांस यूरोपियन स्ट्रगल खड़ा कर सके। तो इसमें पोलैंड के लोग भी थे, फ्रांस के भी थे, इटली के भी थे, जर्मनी के भी थे। तो वो सारे लोग जो अपने देश में नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन करना चाहते थे उनको उसने यंग यूरोप में रखा, और जो लोग इटली को यूनाइट करना चाहते थे उनको यंग इटली में रखा। ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है, तो ये है गुस्टैव मैज़नी। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मैज़नी मानता था कि भगवान ने जो है नेशन को एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मानवता की सेवा के लिए। उसने कहा कि ये कंट्री का पैचवर्क नहीं होना चाहिए, हर कंट्री को जो है अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर के हिसाब से उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। कहा कि जब सारे कंट्री जो है नेशनलिस्ट स्टेट बन जाएंगे तो सारे देश अच्छे हो जाएंगे। इटली को उसने यूनाइट कराने की कोशिश की थी बट बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके मोटिवेशन से कई और जगहों पर भी जो है सीक्रेट सोसाइटी बनी, बट मैज़नी की कोई ख़ास सक्सेस नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैटरनिक था, जिसने वियना कन्वेंशन लॉन्च किया था, जिसने कंजर्वेटिज़म को इम्प्लीमेंट किया था, वो कहता था
कि ये जो बंदा है गुस्ताफ मैजनी, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, क्योंकि उस दौर में इनके सिस्टम के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा विद्रोह किया था वो इस गुस्ताफ मैजनी ने किया था। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं कि मैटरनिख ने किसे जो है अपना सबसे बड़ा जो है एनिमी वो कहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। 1830 से 1848 के बीच में कई बड़े विद्रोह होते हैं यूरोप के भीतर। यूरोप में कई इलाके ऐसे थे जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। ये सारे इलाके जो है नेशनलिस्ट स्टेट नहीं थे, ये अलग अलग लोगों के कब्जे में थे। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो धीरे धीरे फिर से जो है प्रभावी होने लगते हैं। होता क्या है कि जो 4 स्टेट थे जिन्होंने मैटरनिख सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वियना कॉन्फ्रेंस में, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और जो है ब्रिटेन, धीरे धीरे जो है इनके आपस में ही झगड़े होने लगे थे। तो इनके ये लोग जो है चीज़ों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जो नेशनलिस्ट लोग थे वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। अब जुलाई 13 तक आते आते फ्रांस में फिर से प्रॉब्लम होती है, और जो बूर्बोन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था नेपोलियन के को हराने के बाद, ये लोग इतना विद्रोह हुआ कि राजा को उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक मोनार्की इस्टेब्लिश की और जो नया राजा बनता है लुई फिलिपे। ठीक है, और जैसे ही फ्रांस में जो है लिबरल सक्सेसफुल होते हैं, बाकी यूरोप में भी जो है रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं। एक मैटरनिख का फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, वाई मैटरनिख सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि फ्रांस को जब छींक आती है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है, ठंड लग जाती, सर्दी खांसी हो जाती। इस लाइन का मतलब क्या है कि यूरोप में जब भी कोई मूवमेंट शुरू होता है, शुरुआत फ्रांस से होती है, और फ्रांस में जैसे ही कोई रिवोल्ट होता था वैसे ही जो है पूरे यूरोप में फैल जाती थी। 1789 का जो पहला रिवोल्ट होता है उसके बाद पूरे यूरोप में फैला, फिर 1830 में होता है, फिर पूरे यूरोप में फैला, फिर 1848 में भी फ्रांस से ही शुरू होता है और फिर पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो यही वजह थी कि जो मैटरनिख ने ये लाइन बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये एक नंबर के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस किसने दिया है? मैटरनिख ने। किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही जो है फ्रांस में रिवोल्ट होता है, इमीडिएट ब्रुसेल्स में रिवोल्ट शुरू हो जाता है, और उसका असर ये होता है नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो जाता है। बाकी जगहों पे भी विद्रोह होते हैं बट उसको दबा दिया गया, क्योंकि अभी भी जो है जो मैटरनिख है और उसके जो दोस्त लोग हैं उन्होंने इस मामले को दबा दिया। इसी बीच एक नया इशू आता है। एक छोटी सी कंट्री है ग्रीस, वहाँ पर जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ये ग्रीस की कहानी क्या है? बेसिकली ग्रीस को यूरोप का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। आप देखोगे कि यूरोप का जितना भी नॉलेज है, ज्ञान विज्ञान और उनकी जो नॉलेज आप जो भी कह सकते हो, वो सारा का सारा जो है ग्रीस से स्टार्ट होता है। आपने पुराने थिंकर्स के नाम सुने होंगे, आप सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे के सारे ग्रीस में ही से हुए थे। और यूरोप जो है इस कारण जो है, चूँकि यूरोप का सारी नॉलेज जो है वहीं से स्टार्ट होती है, तो इस कारण जो है वो ग्रीस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अब ग्रीस की कहानी क्या थी? ग्रीस पर ऑटोमन एम्पायर, ये जो है टर्की का जो राजा थे वो लोग ऑटोमन कहलाते थे। तो टर्की के ऑटोमन लोगों ने उन्होंने ग्रीस पे कब्जा कर लिया। अब टर्की एक मुस्लिम कंट्री, ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री। तो यूरोप के लोगों को लगता था कि हमारे ईसाई भाइयों पर, ग्रीस के ईसाई भाइयों पर जो है मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे हैं। देखो, ये सिंपल ज़मीन की लड़ाई थी, लेकिन कैसे उन्होंने धार्मिक रंग दिया। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी राजा होता है दूसरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है, बट यहाँ इन्होंने कहा कि हमारे ईसाई भाइयों पर मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग, क्योंकि यूरोप के मन में ग्रीस के प्रति रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उनकी सारी नॉलेज, सारा साइंस जो है वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए भी जो है वो चाहते थे कि हमें ग्रीस की सहायता करनी चाहिए। तो ग्रीस के लोग, बहुत सारे लोग भाग करके यूरोप के अलग अलग कंट्री में बस चुके थे, और वो लोग जो है लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब आप हमारी लड़ाई शुरू कीजिए। फाइनली 1821 से ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है, और सारा यूरोप जो है उनके लिए फ़ंड और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करता है। ठीक है, और जैसे पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने खूब सारी पेंटिंग्स बनाए, गाने लिखे,
और जो है लोगों को ये कहा कि देखिए साहब, हमारे ईसाई भाइयों पर मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक इंग्लिश पोइट थे, लॉर्ड बैरन, बहुत फेमस पोइट है। उन्होंने काफ़ी सारा फंड कलेक्ट किया और ख़ुद वार लड़ने भी गए, और यहीं पर जो है 1824 में उनकी डेथ होती है। फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाता है। तो इस तरह से पूरे यूरोप के लोग मिल करके लड़ते हैं और ग्रीस को आज़ादी दिलाते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या? रोमांटिक इमेजिनेशन रोमांस से निकला। अब रोमांस का मतलब वो फिल्म वाला प्यार मोहब्बत नहीं। रोमांस का मतलब होता है इमेजिनेशन, एक भावनात्मक तौर पे सोचना। तो नेशनलिज्म लाने में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इमोशंस को जानबूझ करके प्रोवोक किया जाता था। जैसे ग्रीक की जो लड़ाई थी, ठीक है, वो सिंपल जो है एक नेशनलिस्ट लड़ाई थी, लेकिन क्या कहा गया कि देखिए साहब, हमारे ईसाई भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस हर्ट हुए। ठीक है, कविताएं हम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि कविताएं जो है, जैसे ही हम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जोश सा जगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही यूज़ होती है। एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, ये जो है ग्रीक ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई है। आप अगर इस पेंटिंग को देखेंगे तो इस पेंटिंग में आपको दिख रहा है कि, सॉरी थोड़ा सा और इसको छोटा कर रहा हूँ, कि किस तरह से जो तुर्क जो आक्रमणकारी हैं वो लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो ग्रीक औरतें हैं उनकी क्या कंडीशन है, नंगी होकर रखी हैं, और जो है ये उनको लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सारे लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, लोगों के बॉडी पे कपड़े नहीं हैं, और फिर भी ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। अब ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के साइज भी देखो, 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर, मतलब 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा पेंटिंग लगा करके यूँ जो है पब्लिक ऑडिटोरियम में लगा दिया गया। अब सोचिए, इस तरह की पेंटिंग दिखाई जाए और कहा जाए कि आपके भाइयों बहनों के साथ जो है इस तरह से रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, तो लोगों के मन में किस हद तक गुस्सा आएगा। तो ये तरीका होता है लोगों को भड़काने का और अपने मूवमेंट में पार्टिसिपेट कराने का। इमोशंस को टच कीजिए। ठीक है, आज इस्लामिक स्टेट के को लेकर के जो है लोगों में इस्लामिक आतंकवाद की बात आ रही, क्या है? आप देखोगे यूरोप से काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा, बिजनेस फैमिली, करोड़पति आदमी था, और बंदा अपना सारा बिजनेस छोड़ करके लड़ने के लिए चला गया। तो आखिर क्या है? क्योंकि उनको ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है मुस्लिम लोगों पर जो है अमेरिका और दूसरे कंट्री अत्याचार कर रहे हैं, और पता चलता है कि एक रात को जो है एक बच्चा है जो लंदन में आराम से पढ़ाई कर रहा था, और वो फ्लाइट पकड़ता है और सीरिया, जिसकी शक्ल तक नहीं देखी मैप में, जिसका नाम नहीं सुना था, और वहाँ पर वो जो AK-47 लेके लड़ने पहुँच जाता है। तो ये होता है और रोमांटिक इमेजिनेशन और जो है एक नेशनलिस्ट फीलिंग। तो नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए लोगों ने आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक का खूब सारा सहारा लिया, और इस तरह से जो अलग अलग कल्चर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, एक एग्जांपल दे ही दिया है, आगे चलते हैं और क्या क्या किया। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर थे, जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, जॉन गॉटफ्राइड ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए क्या किया कि वो गांव-गांव घूमे, और उन्होंने कॉमन लोगों से फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री और फोक डांसेस कलेक्ट किए। उन्होंने कहा कि अगर हमको जो है जर्मनी में अगर जर्मन नेशनलिज्म डेवलप करना है तो लोगों में अपने कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट जो है पैदा करनी पड़ेगी, और ये तब होगा जब लोग अपने कल्चर को जानेंगे। इसलिए उन्होंने इन गाने, डांस को जो है इकट्ठा किया और लोगों को फोर्स किया कि आपको अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को ही जानना है और उन्हीं को फॉलो करना है। ये चीज़ जो है खासकर पोलैंड में बहुत सक्सेसफुल रही, कि पोलैंड के साथ खास बात क्या थी कि पोलैंड को 3 कंट्री में डिवाइड कर दिया गया था, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, 3 कंट्री ने डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड होने के बाद तीनों ही कंट्री ने अपने कल्चर को अपने लैंड पर जो है फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। कहा गया कि आप पोलिश कल्चर भूल जाइए, पोलिश लैंग्वेज भूल जाइए, आपको हमारी लैंग्वेज ही सीखनी है। लेकिन जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, कहा कि किसी भी हाल में हम अपना म्यूजिक नहीं छोड़ेंगे, अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे। तो वो चोरी छिपे जो है अपना जो है नाच गाना करते थे, और चूँकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग रशियन या फिर प्रशियन लैंग्वेज में होती थी, तो इन्होंने क्या किया, जो चर्च का जो सारा प्रेयर था उसको पोलिश में ही करना शुरू किया।
रशियन लोग बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने जो है ऐसे लोगों को पकड़ करके, जो भी जो है पोलिश लैंग्वेज में काम करता था, सबको उठा के साइबेरिया में फेंकना शुरू किया। सबको एकदम बहुत तगड़ी पनिशमेंट दी। कहा कि नहीं, तुमको ये लैंग्वेज भूलनी पड़ेगी, तुम इस लैंग्वेज में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। बट लोग नहीं माने और फाइनली जो है एक ज़बरदस्त विरोध होता है और फिर जो है पोलैंड जो है वो यूनाइट होता है। तो इस तरह से पोलैंड की जो कहानी है, एक लैंग्वेज के बेस पर देश को यूनाइट करने की कहानी है, कि सिर्फ एक लैंग्वेज के दम पर जो है लोग आपस में जुड़े रहे और फाइनली तीनों कंट्री से अलग होकर के वो यूनाइट हुए। एक और छोटा सा जो रेफरेंस आता है ग्रिम ब्रदर्स का। ग्रिम ब्रदर्स जो है दो भाई थे, जैकब और विल्हेम ग्रिम। अगेन ये भी जर्मन ही हैं। ये लोग भी जो है इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी वो जो है देश में नेशनलिज्म चाहते थे। तो उन्होंने 6 साल जो है गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, उनकी फेरी टेल्स कलेक्ट किया, जो कि जो है गांव में जो दादी अम्मा लोग होती है बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं। तो इन कहानियों को कलेक्ट किया और उसके बाद जो है इन कहानियों को उन्होंने बुक के तौर पर पब्लिश किया और धीरे धीरे ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और लोगों को लगने लगा कि हमारी जर्मन लैंग्वेज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी ज़माने में फ़्रेंच हुआ करती थी। याद रखिए, उस ज़माने में जो मोस्ट ऑफ यूरोपियन हिस्सा है वो फ़्रेंच ही बोल रहा था। तो इन्होंने जो है जर्मनी को भी उतनी ही रेपुटेड लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये सब जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।